वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। लीजिए शुरू करते हैं। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, जो 12वीं की कक्षा जो 12वीं है उसका तीसरा चैप्टर है। और उसके अंतर्गत जो हम बाहरी जातियों ने जिन्होंने आक्रमण किया और फिर उनका आत्मसातीकरण हो गया, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यूनानी जो जाति थी उसका आक्रमण पढ़ा और उसके अंतर्गत हमने सिकंदर और इंडो ग्रीक मिनांडर या मिलिन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम शक, जिनको सिथियन भी कहा जाता है, और उसके अंतर्गत रुद्रदमन करके एक प्रतापी राजा हुए हैं, उनके बारे में। अगले पढ़ेंगे कुषाण कनिष्क के बारे में और फिर पढ़ेंगे हूण के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शक या सिथियन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शक जाति का बाह्य आक्रमण और फिर उनका आत्मसातीकरण। शक या सिथियन, ये जो सिथियन शब्द है ना, वो उनके जहाँ रहते थे उस हिसाब से उनको सिथियन कहा गया है। देखेंगे आगे मैप में हम। यह मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। जो शक जाति के लोग थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया रहने वाले थे, मध्य एशिया से आए थे वो। इनको चीन की यूची जाति ने, चीन की एक जाति थी यूची, उस यूची जाति ने उनकी मातृभूमि जो मध्य एशिया थी वहाँ से उखाड़ फेंका था। तो जब चीन की यूची जाति ने उनको वहाँ से उखाड़ फेंका, शक या सिथियन को, तो फिर वो वहाँ से भारत की तरफ आए। यूनानियों के बाद यह दूसरी विदेशी जाति थी, जैसा हम पाठ में पढ़ भी रहे हैं। सबसे पहले हमने यूनानियों के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद ये दूसरी जाति थी जो भारत में आई थी आक्रमणकारी के रूप में। इनका निवास स्थान सीथिया था। ठीक है, ये सीथिया के रहने वाले थे, इसलिए इनको सिथियन भी कहा गया, शक या सिथियन। पहली सदी ईस्वी पूर्व में, पहली सदी ईस्वी पूर्व यानी 100 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया में कुषाण से पराजित शक, कुषाणों से पराजित शक पार्थियनों को पराजित करते हुए बोलन दर्रे को पार करते हुए सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। ये कुषाण हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, इसको याद रखिएगा। यूची जाति और कुषाण ये आगे आएगा जब अगला वीडियो आप देखेंगे कुषाण और कनिष्क के बारे में। तो इसको पहले यहाँ समझ लेते हैं। पहली सदी ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया में कुषाण से पराजित शक, यानी कुषाणों से हार करके ये शक थे वो पार्थियनों को पराजित करा। शकों ने पहले कुषाणों से हार गए खुद, फिर पार्थियनों को पराजित करते हुए बोलन दर्रे को पार करते हुए सिंधु घाटी, यही सिंधु नदी थी, इंडस वैली जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। पहले के वीडियो में मैंने बताया कि एकमात्र ये जरिया था जहाँ से विदेशी लोग भारत में आ सकते थे उस समय में, क्योंकि इतने ज़्यादा अत्याधुनिक कोई आविष्कार हुए नहीं थे तो जो समुद्र के रास्ते आ सकते थे, केवल एकमात्र यही रास्ता था, क्योंकि उधर उत्तर में हिमालय था और चारों तरफ इधर पानी था। तो ये सिंधु घाटी को पार करके, हमने जब यूनानी पढ़ा था, सिकंदर पढ़ा था, तो उसमें भी ये देखा था कि वो सिंधु घाटी पर उसने पुल बनाया और वो वहाँ से आया। तो ये शक या सिथियन भी सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में आए वहाँ से और भारत में बस गए। शकों को भारत में अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्यों उनको अधिक विरोध का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमको पता है कि मौर्य तो समाप्त हो चुके थे और उसके बाद जो गुप्त काल शुरू होता है उसमें अभी देर थी। तो अभी इस बीच में कोई इतने ज़्यादा प्रतापी राजा नहीं थे जिनकी वजह से इनको बाहरी मतलब इनको विरोध का सामना करना पड़े, और इसीलिए इनको अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये उनका साम्राज्य का, जिन्होंने जमाया पूरा शक साम्राज्य, ये दिख रहा है और ये भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये गुजरात के ऊपर जो राजस्थान का हिस्सा है, फिर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये कश्मीर, आजकल जो उत्तर प्रदेश हम देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, ये इलाकों पर उनका साम्राज्य था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में शकों की 5 शाखाओं ने उस समय अपने राज्य कायम किए थे। ये जो शक आए मध्य एशिया से, उन्होंने उनकी जो 5 शाखाएं थी और उन 5 शाखाओं ने उस समय अपने राज्य कायम किए भारत में। एक शाखा अफ़गानिस्तान में थी जिसकी राजधानी या केंद्र कपिशा था। ये अलग अलग 5 शाखाओं के नाम आएंगे आपके सामने। तो एक शाखा अफ़गानिस्तान में जिसका केंद्र था कपिशा, दूसरी शाखा पंजाब में बसी
जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला भी भारत विभाजन के बाद उधर पाकिस्तान में चला गया। तो दूसरी शाखा उस समय का पंजाब में थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में स्थापित हुई, जहां 2 शताब्दियों तक उन्होंने शासन किया, यानी 200 साल तक लगभग शासन किया। चौथी शाखा पश्चिमी भारत में स्थापित हुई, जिसने 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, तो एक एक करके 5 शाखाएं थी। 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी नासिक थी। तो इस तरह से शक जब आए भारत में तो उन्होंने 5 भागों में बंट गए, 5 शाखाओं में, और 5 शाखाओं में ये उन्होंने इस तरह से, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैप देखा था, तो उस तरह से ये साम्राज्य बसाया था। 56 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर जीत हासिल की थी। ये समय याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। 56 ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों पर जीत हासिल की थी। और इस विजय की स्मृति में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जो भारतीय ज्योतिष गणना का प्रामाणिक स्रोत बना था। जैसे हम विक्रम संवत सुनते हैं, जैसे अभी तो आजकल हम ये संवत तो भूल ही गए, ईस्वी सन में ही चल रहे हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में हम अगर 57 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये ईस्वी पूर्व है, तो 2020 में अगर हम 57 को जोड़ लें तो ये संवत, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा ये ईस्वी पूर्व है। जब से ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईस्वी सन शुरू हुआ, वहाँ से 57 साल पहले, तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है उसको जानने के लिए अभी जितना वर्तमान में चल रहा है उसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। ये कभी फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस बार केवल यही देख लेते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने शकों पर 56 ईस्वी पूर्व में जीत हासिल की थी, जिसकी वजह से या जिन्होंने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था, जो आज भी चल रहा है हमारे देश में विक्रम संवत। प्रतिष्ठा पराक्रम के महान प्रतीक के रूप में भारतीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रथा प्रचलित हुई। और उस समय से, जब आगे हमने पढ़ा है पहले दूसरे पार्ट में गुप्त के बारे में, तो उस समय हमने देखा था कि कईयों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये वहाँ से शुरू हुआ 57 ईस्वी पूर्व में, जब से ये शुरू हुआ, यानी 56 ईस्वी पूर्व में जब विक्रमादित्य ने शकों पर जीत हासिल की, तो तब से विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रथा शुरू हुई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं में प्रसिद्ध रहा है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे पार्ट में। शकों की 5 शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा जो थी वो नासिक और उज्जैन थी। जितनी भी 5 शाखाएं थी उनमें महत्वपूर्ण नासिक और उज्जैन थी। नासिक के शकों में सर्वोच्च प्रसिद्ध राजा जो था वो नहपान था। ये याद रखने के लिए भी आसान रहेगा कि नासिक और नहपान, जिसने सातवाहनों को पराजित किया था। ये अलग अलग भारत में उस समय दक्षिण भारत, मध्य भारत, ये अलग अलग उस समय साम्राज्य थे। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि नासिक के राजा जो थे नहपान, उन्होंने सातवाहनों को पराजित किया था। परंतु 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान का वध कर दिया था। 124 ईस्वी पूर्व में ये गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को मार डाला था। जूनागढ़ के शिलालेखों से उज्जैन के प्रसिद्ध रुद्रदमन की विजयों और इनके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलती है। ये सुदर्शन झील हमारे दूसरे पार्ट में भी थी, अभी भी है इसका नाम, और इसके बारे में और डिटेल में और पढ़ेंगे। तो जूनागढ़ के शिलालेख जो मिले हैं वहाँ उज्जैन के प्रसिद्ध ये रुद्रदमन जो शकों का महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, उनकी विजय और उनके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने की भी जानकारी मिलती है। इसकी मृत्यु के बाद उज्जैन के शकों का भी पतन हो गया था। तो रुद्रदमन की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के शक थे उनका भी पतन हो गया था। तो एक बार हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। शक शासक रुद्रदमन जो 130 से 150 ईस्वी में जिनका शासन रहा। शकों की सभी शाखाओं में पश्चिमी भारत यानी जो गुजरात वाला इलाका है उसमें स्थापित शाखा ही 4 सदियों तक विद्यमान रही। शकों की जितनी 5 शाखाएं थी उसमें से जो गुजरात वाली शाखा है वो 4 सदियों तक विद्यमान रही। गुजरात में बंदरगाह होने से विदेशी व्यापार में आर्थिक समृद्धि भी आई। तो गुजरात में आज भी हम देखते हैं जो कांडला बंदरगाह है, या उसके पहले हमने जो
भारत का वैभवपूर्ण अतीत पढ़ा था, उसमें भी कई सारी चीज़ें देखी थी। तो वहाँ बंदरगाह होने से विदेशी व्यापार में उस समय रुद्रदमन के समय में बहुत आर्थिक समृद्धि भी आई। यह सबसे प्रसिद्ध शासक रहा जिसने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। रुद्रदमन जो शासक था वो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा जिसने बहुत बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो रुद्रदमन था वो शक शासक था जो मध्य एशिया से आए हुए थे, फिर भी उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का जिक्र था। रुद्रदमन अभिलेख जो उसने जूनागढ़ में लिखा था उस शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 शिलालेखों का एक सेट और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख भी उत्कीर्ण है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो 3 राजाओं का मान सकते हैं और 3 राजाओं की एक यादगिरी है। रुद्रदमन जो शक राजा हुए, अशोक जो मौर्य के थे और स्कंदगुप्त जो गुप्त काल के थे। इन तीनों का जो लेख लिखा हुआ है वो उस जूनागढ़ अभिलेख पर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, रुद्रदमन, अशोक और स्कंदगुप्त। ऐसा कौन सा शिलालेख है, ऐसा शिलालेख कहाँ है जहाँ पर 3 अलग अलग जो साम्राज्य हुए हैं, गुप्त, मौर्य और शक, इन तीनों का लेख वहाँ उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वहाँ पर। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार संबंधी विवरण इसमें दिया गया है। अशोक के राज्यकाल में सिंचाई के लिए इसी झील से अनेक नहरें निकाली गई थी। ये हमने उस समय जब मौर्य पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़ा था हमने कि इस झील से जो सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई थी। रुद्रदमन के शासनकाल में अतिवृष्टि के कारण झील का बांध टूट गया और दरार आ गई थी। जब रुद्रदमन का शासनकाल चल रहा था 130 से 150 ईस्वी के बीच में, तो उस समय बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सुदर्शन झील का बांध टूट गया और उसमें दरार आ गई थी। रुद्रदमन ने प्रजा पर बिना किसी अतिरिक्त कर के इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शक राजा जो मध्य एशिया से आया हुआ था और उसने यहाँ की प्रजा के लिए बिना किसी अतिरिक्त कर के इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का यह कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाखा द्वारा संपन्न कराया गया। तो यहाँ पर ये बात और इम्पोर्टेंट है, जब हम अशोक के समय में भी पढ़ते हैं तो उस समय भी एक काम, ये जो जीर्णोद्धार का काम था वो वहाँ के गवर्नर ने करवाया था। और यहाँ पर जो शक शासक है रुद्रदमन, यहाँ पर भी जब जीर्णोद्धार हो रहा है तो उसके जो गवर्नर है सुविशाखा, उसके द्वारा संपन्न कराया गया। तो ये भी याद रखने के लिए आसान रहेगा, दोनों गवर्नर थे। अब उसका नाम आप ढूंढ करके एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अशोक के समय कौन था वो। चलिए, शक का साम्राज्य विस्तार। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार पूर्वी मालवा, जिसको अकर कहा जाता है, पश्चिमी मालवा, अवंती, नर्मदा तट का प्रदेश जिसको अनूप कहा जाता था, उत्तरी काठियावाड़, त्रिव्रत, दक्षिणी काठियावाड़, सौराष्ट्र, मारवाड़ जो मरु प्रदेश था, निचली सिंधु घाटी का पश्चिमी प्रदेश जो था उसको कच्छ और सिंधु का कहा जाता था, पूर्वी तट का प्रदेश, पश्चिमी मध्य भारत का प्रदेश जिसको कुकुर कहते हैं, विंध्याचल जिसको निषाद कहा जाता था, उत्तरी कोंकण और अरावली पर्वतमाला, ये जितने भी नाम लिए ये उसका साम्राज्य था, जैसा मैप में देखा था। और एक बार फिर हम देखेंगे, नासिक अभिलेख के अनुसार विजित प्रदेश गौतमी पुत्र शतकर्णी के थे और गौतमी पुत्र शतकर्णी की वजह से ही फिर ये साम्राज्य भी खत्म हुआ था, ये भी हमने देखा था। तो ये सारे विजित प्रदेश थे वो गौतमी पुत्र शतकर्णी के थे। एक बार फिर से ये जो मैप हमने अभी जो नाम लिए थे वो सभी शकों का जो साम्राज्य था ये इस तरह से यहाँ पर पटा हुआ था। ओके, शासन व्यवस्था देखते हैं शकों की। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार साम्राज्य प्रांत में विभक्त था जहाँ प्रांतीय शासक कार्य करते थे। ये डिवाइडेड किया हुआ था जितना भी साम्राज्य था कि अलग अलग प्रांत में वो जो प्रांतीय शासक काम करते थे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर पहलव जातीय सुविशाख द्वारा किया गया था। ये जो गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर थे पहलव जातीय सुविशाख, उसके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था।
राजा को राज्य कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। जैसे दरबारी लोग होते हैं, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इनमें परामर्श देने वाले मंत्रियों को सचिव कहा जाता था और नीतियों का क्रियान्वयन करने वालों को, अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। एक तो जो परामर्श देते थे, केवल थ्योरी का काम करते थे, वो सचिव, और जो प्रैक्टिकली काम करते थे वो कर्म सचिव। अमात्य अथवा मंत्री, मंत्री को अमात्य भी कहा जाता था। अमात्य अथवा मंत्रियों के गुणों का वर्णन विशाख की प्रशंसा करते हुए किया गया है। यानी विशाख जिसने जो सुविशाख जिसने जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन जिल का, तो उसको देखते हुए मंत्रियों के गुणों का वर्णन किया जाता था या उनकी प्रशंसा की गई है। उसकी व्यवस्था एवं कर प्रणाली धर्म आधारित थी। शक राजाओं की जो व्यवस्था थी या कर प्रणाली थी वो धर्म आधारित थी, यानी धर्म के आधार पर कर लिए जाते थे। चलिए इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार वह जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत थी। ये जो उसकी नीति थी वो जन कल्याण के लिए थी, और वो हमने देख भी लिया कि सुदर्शन जिल का जीर्णोद्धार कराया और उसने बिना किसी अतिरिक्त कर के काम किया था। प्रजा के लिए मंत्रियों के विरोध के बावजूद निजी कोष से सुदर्शन जिल का पुनर्निर्माण करवाया था। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि मंत्रियों ने विरोध किया था, फिर भी उसके निजी कोष से उसने रुद्रदमन ने सुदर्शन जिल का पुनर्निर्माण करवाया था। वह उच्च आदर्शों का पालन करने वाला प्रजावत्सल राजा था। उसके जो आदर्श थे वो उच्च थे और वो प्रजा का बहुत ही ध्यान रखने वाला राजा था रुद्रदमन। वह अपने प्रजाजनों को डाकू और जंगली पशुओं और रोगों से उसने भय मुक्त किया था। जितनी भी प्रजा थी उसको डाकुओं से, जंगली पशुओं से और रोगों से भय मुक्त किया था, यानी बहुत अच्छे काम किए थे उसने। वह कुशल सेनानायक और योद्धा था और शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं में पारंगत था। कुशल सेनानायक, योद्धा भी था और शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत था। संगीत, संस्कृत, संस्कृति, काव्यशास्त्र, शब्दार्थ, न्याय, तर्कशास्त्र का ज्ञाता था और हाथी, घोड़े, रथ आदि का संचालन भी करता था। तलवार, ढाल आदि चलाने में भी प्रवीण था, यानी युद्ध में भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण था वो। उसके सिक्कों के अनुसार बहुत शारीरिक सौंदर्य का भी स्वामी था। उसके जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों के अनुसार उसका जो सौंदर्य था वो बहुत दिखने में भी सुंदर था। अपने स्वतंत्र शासन के बावजूद महाक्षत्रप की उपाधि को धारण किए रहा। उसने अपना स्वतंत्र शासन किया और इसके बावजूद उसने महाक्षत्रप की उपाधि को भी धारण किए रहा। उसका व्यक्तित्व इस बात का भी प्रमाण है कि रुद्रदमन और उसके उत्तरोत्तर शासकों का इस समय तक भारतीयकरण हो चुका था, यानी उसने आत्मसातीकरण कर लिया था, भारत के का ही निवासी हो ऐसा उसने अपने भावनाओं से दिख रहा था कि वो भारत का ही है और भारत की प्रजा के लिए ही काम कर रहा है, ऐसा उसने अपने कामों से भी दिखाया। रुद्रदमन के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और उसी वजह से फिर उसका जो ये शक साम्राज्य वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और उसमें एक उदाहरण दिया है दामा मजाद, जो बहुत ही कमज़ोर थे। बाकी इसके आगे के राजाओं के नाम ज्ञात नहीं है, परंतु इस तरह से ये जो शक राजा हुए थे जो भारत में ही आकर के उन्होंने इसकी संस्कृति को भारत की आत्मसात कर लिया और यहीं के होकर रह गए और यहीं के लोगों के लिए काम किया। तो यही हमने जो बाह्य आक्रमण में दूसरी जाति शक जाति थी उसको देखा, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण शकों का, और उसमें एक राजा रुद्रदमन के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियोस में। धन्यवाद।